कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास खंड से अध्याय 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध के आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण। इसके अंतर्गत पहला, भारत। 1935 के बाद भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहे थे। हर तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा आदि उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने लगे थे। इस बीच गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जैसे जैसे यह साफ होते गया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव भी उभरने लगे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित नेता यह चिंता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या स्थान होगा। इसी तरह मुसलमान भी चिंता करने लगे। तमिलनाडु जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह होगी। कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय कर सकेगी, लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे। अंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाभ उठाया और यह जताने लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, और उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। सभी जमीनी स्तर पर जन आंदोलन तीव्र होते गए। 1946 में तो अरब सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्हें भारी तरह से जन समर्थन मिला। यह स्थिति को देखते हुए लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा, और अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा तथा पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहुल इलाकों को अलग देश बनाया जाएगा। कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि के शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी अंततः जन भावनाओं के सामने झुकना पड़ा और वे भारत के साथ विलय में रहने के लिए राजी हो गए। दूसरा देखते हैं, इंडोनेशिया। द्वीपों का देश इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इंडोनेशिया पर जर्मन के सहयोगी जापान का कब्जा हो गया था। जापान की सेना ने बर्बरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिज संपदा पर कब्जा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंभ कर दिया और स्थानीय लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाने लगे। 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गईं। 17 अगस्त 1945 को सुकर्णो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना के बल पर उसने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी और 27 दिसंबर 1949 को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड की औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। आइए देखते हैं वियतनाम। वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में से एक है। वियतनाम के लोगों ने, जो मुख्यतः किसान गरीब थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था, वहीं अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बनाना चाहता था। अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रण केवल तटीय इलाकों के बंदरगाहों पर था और अंदरूनी भागों पर
स्थानीय व कबीलाई मुखियाओं का नियंत्रण था। अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में कार्यरत थे। 1945 के बाद मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीका व गोरे मजदूर के बीच समानता की मांगों को लेकर संघर्ष करने लगे और अंततः 1990 से 1994 के बीच ये सभी देश पूरी तरह स्वतंत्र हुए। देखते हैं नाइजीरिया। आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जहां आज लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेज़ों ने नाइजीरिया नदी के आसपास के इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, जिसे उन्होंने नाइजीरिया नाम दिया। नाइजीरिया के उत्तरी भागों में हौसा फुलानी लोगों का प्रभाव था, जो मुसलमान थे। दक्षिण पूर्वी भाग में इबो जनजाति के अधिकार में था, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग योरूबा जनजाति के प्रभाव में था। ये कबीलों के आय का मुख्य साधन था पाम तेल, कपास आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन। नाइजीरिया के राष्ट्रवाद तटीय इलाकों के शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया, जो तीनों जनजाति प्रदेशों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण वृहद अफ्रीकी राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। हर्बर्ट मैकॉले ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया और नमादी आजिकिवे राष्ट्रपति बने। धन्यवाद।